Hello everyone, myself Subita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College कोटपुतली जयपुर। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके कंटिन्यूशन में ही आज अपन बात करेंगे एंटीजेंस, इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजेंस के बारे में। डेफिनेशन ऑफ एंटीजेंस: सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग ए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। कोई भी सब्सटेंस जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम हो, वो क्या कहलाएंगे? एंटीजेंस। ऑल द सब्सटेंस दैट इंड्यूस ए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज यूजुअली कॉल्ड एन एंटीजन। इट इज मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एन इम्यूनोजन। कोई भी सब्सटेंस जो एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में कैपेबल होता है, उसको अपन जनरली एंटीजन कहते हैं, बट इसके लिए अप्रोप्रिएटली जो वर्ड है वो है इम्यूनोजन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है वो है एंटीजेंस कहलाते हैं। एंटीबॉडी का ये वाला रीजन एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है। जब भी अपन एंटीजन की बात करते हैं तो दो टर्म्स अपने सामने आते हैं, इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी। बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन एंड रिलेटेड ऑल्सो, बट डिफरेंट हैं दोनों। तो देखते हैं वन बाय वन। इम्यूनोजेनेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू इंड्यूस ए ह्यूमरल एंड और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल की एक एबिलिटी जो या तो ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम हो, वो उसकी जो एबिलिटी वो क्या कहलाएगी? इम्यूनोजेनेसिटी। सपोज ये बी सेल हैं, अगर ये एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में डिवाइड होती हैं। प्लाज्मा सेल्स फर्दर जाके एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो अपना कहलाता है ह्यूमरल। एंड टी सेल अगर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो सीटीएल एंड टीएच सेल्स में डिवाइड होते हैं। सीटीएल का मतलब यह है साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स एंड टी हेल्पर सेल्स में। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर इन दोनों तरह के रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम होता है तो उसकी वो प्रॉपर्टी वो क्या कहलाएगी? इम्यूनोजेनेसिटी। दूसरी तरफ बात करते हैं एंटीजेनेसिटी की। एंटीजेनेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल to combine specifically with the final product of the previous response। कोई भी मॉलिक्यूल उसमें एक कैपेसिटी है कि वो बाइंडिंग शो कर सकता है किसके साथ? विद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस रिस्पॉन्स। प्रीवियस रिस्पॉन्स से मतलब होता है यहाँ पे ये रिस्पॉन्स, मतलब ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की अपन बात कर रहे हैं। इट मीन्स या तो बी सेल एक्टिवेट हुई या फिर टी सेल। बी सेल एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो, प्लाज्मा सेल्स फर्दर डिवाइड होकर क्या बना रही? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज यहाँ पे इस रिस्पॉन्स का क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस रिस्पॉन्स के फाइनल प्रोडक्ट यानी एंटीबॉडी के साथ अगर बाइंडिंग कर सकता है, इसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? एंटीजेनेसिटी। सपोज कोई एंटीजन है और वो किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग शो करता है, तो ये उसकी क्या जो प्रॉपर्टी वो कहलाती है? एंटीजेनेसिटी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जबकि यहाँ पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होता, जबकि एक रिएक्शन यहाँ पे हैपन होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी। इन दोनों टर्म्स का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप कोई भी कैरेक्टर XYZ हो सकते हैं यहाँ पे। यू वॉन्ट टू ईट पास्ता, यू गो टू योर मॉम एंड आस्क टू मेक पास्ता। आपने क्या किया? आप अपने मॉम के पास गए और मॉम को बोला कि मुझे पास्ता खाना है। सो आपकी मॉम ने आपके लिए पास्ता बनाया। आप यहाँ पे अगर अपनी मॉम को पास्ता बनाने के लिए एक्टिवेट करते हो, इंड्यूस करते हो, और आपकी मॉम आपको पास्ता बना देती है, तो इट मीन्स आप यहाँ पे इम्यूनोजन का काम कर रहे हैं। इम्यूनोजन अपने पिछली स्लाइड में देखा था कि
वो कोई भी मॉलिक्यूल जो एक पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, वो इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को अपन इम्यूनोजन कहते हैं। आपने यहाँ पे इम्यूनोजन का काम किया है बिकॉज आपने अपनी मॉम को एक्टिवेट किया, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया है। और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आया, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या है, पास्ता। मीन पास्ता जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एंटीबॉडीज की। आप यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट कर रहे हो और आप यहाँ पे इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ भी डील कर रहे हो। इट मीन आपने पास्ता बनाया तो ऑब्वियस सी बात आप खाओगे भी, मतलब आप इस स्टेप से भी लिंक्ड हैं और थर्ड स्टेप पे लिंक्ड है। ये जो प्रोसेस पूरी है वो इम्यूनोजेनिसिटी को शो करती है। दूसरी तरफ सपोज करें उसी टाइम आपका भाई भी वहाँ से गुजर रहा है, उसने देखा कि आपकी मॉम ने पास्ता बनाया है, वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो जाके पास्ता खा लेगा। लेकिन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आपने अपनी मॉम को इंड्यूस किया है, एक्टिवेट किया है ताकि वो पास्ता बनाए, लेकिन आपके भाई को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी। जबकि आपके भाई ने क्या किया, डायरेक्ट इस प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ इंटरेक्शन शो किया है, जो बाइंडिंग शो करी है। तो ये जो इधर वाला पार्ट है ये उसकी प्रॉपर्टीज है, वो कहलाएगी एंटीजेनिसिटी। तो आया डिफरेंस समझ में। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है, जबकि इस प्रोसेस में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं हो रहा, जबकि इस इम्यून रिस्पॉन्स का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ ये मॉलिक्यूल जाके बाइंडिंग शो करती है। वो भी आपको समझ में आया होगा। सो ये एक लाइन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल द एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेनिक। मीन्स ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस, मतलब आप इम्यूनोजन तो हैं ही हैं, आप यहाँ पे इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ भी इंटरलिंक्ड हैं। सो ये इम्यूनोजेंस हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टी तो शो कर ही रहे हैं। सो ऑल द इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल द एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, क्योंकि इम्यूनोजन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं, जबकि ये जो एंटीजेंस हैं वो कोई पर्टिकुलर टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो भी इम्यूनोजेंस है वो सारे एंटीजन हो सकते हैं, लेकिन सारे एंटीजन वो सारे इम्यूनोजन नहीं हो सकते। ये आप लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ा है वो सारा इस एक लाइन में छुपा हुआ है। अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 एमिनो एसिड रेसिड्यू और मोनोसेक्राइड रेसिड्यू। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंटीजेनिसिटी, जिसको अपन एंटीजेनिक डिटरमिनेंट भी कहते हैं, एपिटोप। एपिटोप वो पार्ट है जो किसी एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड करता है और स्पेसिफिसिटी शो करता है। possesses specific chemical structure, electric charge and special configuration, capable of sensitizing of an immunocytes. Paratope, area on antibody molecule on which epitope binds. एंटीबॉडी का वो पोर्शन जहाँ पे एपिटोप आके बाइंड करता है वो क्या कहलाता है, पैराटोप। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन। तो एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन अटैच होता है या बाइंडिंग शो करता है वो क्या है, एपिटोप। और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एंटीजन के साथ बाइंडिंग करता है वो कहलाता है पैराटोप। फंक्शन ऑफ एंटीजन, मेन फंक्शन का इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी, स्पेसिफिक रिएक्शन विद एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज सेल्स। बेस्ड ऑन दिस फंक्शन एंटीजन इज क्लासिफाइड एज कंप्लीट एंटीजन एंड पार्शियल एंटीजन। दो टाइप के एंटीजन यहाँ पे बताए गए हैं। कंप्लीट एंटीजन को कहते हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं एंड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जबकि पार्शियल एंटीजन्स जिनको अपन हैप्टेंस भी कहते हैं स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन्स होते हैं, सब्सटेंस इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन इटसेल्फ बट एलिसिएट इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन कपल्ड विद कैरियर प्रोटीन। ये जो हैप्टेंस होते हैं स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो कि अकेले एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन
अगर उन्हें किसी ज़्यादा मोलिकुलर वेट के प्रोटीन के साथ अटैच कर दिया जाए तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में सक्षम होते हैं। ये हेप्टेन्स जो होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हेप्टेन्स और सिंपल हेप्टेन्स। कॉम्प्लेक्स हेप्टेन जो होते हैं वो पॉलीवेलेंट होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट रखते हैं, जबकि सिंपल जो हेप्टेन्स होते हैं वो सिर्फ यूनिवेलेंट, मतलब एक ही एंटीबॉडी बाइंड कर सकते हैं। Biological classes of antigens. Depending on the ability to produce antibody, antigens are classified T cell dependent and T cell independent. वो एंटीजन जिनको एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए टी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाते हैं टी सेल डिपेंडेंट, और वो एंटीजन जिनको एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए टी सेल्स की हेल्प नहीं चाहिए वो कहलाते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन्स। Although antibody is produced by B lymphocyte, but it requires cooperation of T lymphocyte. तो अपने यहाँ बात करेंगे टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट क्यों बात करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज तो बी सेल बनाता है, लेकिन अपन सब जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट भले ही एंटीबॉडी बनाता है लेकिन इसको एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जिन एंटीजेंस को एंटीबॉडी बनाने के लिए टी सेल की ज़रूरत पड़ती है वो क्या कहलाएंगे, टी सेल डिपेंडेंट। Various properties of antigens that influence their immunogenicity. ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक एंटीजन को बेहतर इम्यूनोजन बनाते हैं, जैसे फॉरेननेस, मतलब जो अगर कोई 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं अगर उनके मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वो एक दूसरे स्पीसीज में अगर इंड्यूस कराया जाता है तो जितनी ज़्यादा उनमें फॉरेननेस होगी, मतलब उनके जो स्पीसीज हैं जितनी डाइवर्सिटी शो करेंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल फॉरेननेस उतना ही ज़्यादा बेटर इम्यूनोजन होगा। अगर अपन बात करें कि एक कुत्ते और एक चूहे की अगर बात करें तो ये 2 डिफरेंट स्पीसीज होगी। अगर इन दोनों की कोई भी सेल या कोई भी टिश्यू अगर अपन एक दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं तो बेटर इम्यूनोजन साबित होंगे, बजाय कि एक स्पीसीज के 2 एनिमल्स में अगर ये प्रोसेस अपन शो करें तो। हाई मोलिकुलर वेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोटीन्स ऑफ 100 किलो डाल्टन और मोर आर पोटेंट इम्यूनोजेंस while 5 किलो डाल्टन or less are usually pure immunogens. Susceptibility to processing and presentation. If a macromolecule cannot be ingested, processed and presented by APC, it is a poor immunogen. ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में अपन आगे बात करेंगे। केमिकल नेचर, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड मेक पोटेंट इम्यूनोजेंस। पिछले स्लाइड में अपन ने एक हेप्टेन्स का जिक्र किया था, थोड़ा डिटेल में देखते हैं हेप्टेन्स क्या होते हैं। हेप्टेन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली बात, लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर एंटीजेनिक। एंटीजेनिक मतलब फाइनल प्रीवियस रिस्पॉन्स, मतलब बी सेल या टी सेल के जो भी फाइनल प्रोडक्ट है उनके साथ बाइंडिंग तो शो करते हैं लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं है, मतलब कोई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं अकेले। विच मीन्स दैट दे कैन बाइंड टू इम्यून सेल्स बट फेल टू इंड्यूस ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, हिंस नो एंटीबॉडीज आर रेज्ड अगेंस्ट देम। ये हेप्टेन्स पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। उन्होंने देखा किसी हेप्टेन मॉलिक्यूल को अगर किसी माइस में अपन इंजेक्ट कराते हैं तो उसके एंटी सीरम की अगर अपन जांच करते हैं तो अपने को किसी भी तरह की कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपन ने यही कहा था कि हेप्टेन्स जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अकेले एंटीबॉडी रेज करने में असफल होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन है, इनको अपने माइस में इंजेक्ट कराया तो उनके एंटी सीरम में अपने को एंटीबॉडीज मिली, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट इनसे कई गुना ज़्यादा है। फिर अपने क्या किया, ये जो हेप्टेन्स थे इनको अपने इन कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच करा दिया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। फिर अपने इसके एंटी सीरम की जब जांच की तो अपने देखा कि अपने को 3 तरह की एंटीबॉडीज देखने को मिली। एंटीबॉडीज टू हेप्टेन्स, एंटीबॉडीज टू कैरियर एंड एंटीबॉडीज टू कॉन्जुगेट ऑफ हेप्टेन एंड कैरियर्स। ये 3 तरह की एंटीबॉडीज मिली। लेकिन जब अपने क्वांटिटी की बात करी
जब अकेले अपन हेप्टेन को डालते हैं तो अपने को किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं मिली। प्रोटीन कैरियर को डाला तो एंटी BSA मतलब ये जो प्रोटीन कैरियर है इसके अगेंस्ट में अपने को एंटीबॉडी मिली। और जब अपने हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट को डाला, मतलब हेप्टेन कॉन्जुगेट कैरियर ये है, इसको जब इंजेक्ट कराया माइस में तो अपने को 3 तरह की एंटीबॉडीज मिली। एंटी DNP मतलब अपना हेप्टेन, एंटी BSA मतलब अपनी कैरियर प्रोटीन, एंड एंटी DNP और BSA मतलब कॉन्जुगेट। तो एंटी DNP मतलब जो हेप्टेन था उसके अगेंस्ट में जो अपने को एंटीबॉडी मिली वो सबसे ज़्यादा थी क्वांटिटी में, जबकि जो कैरियर प्रोटीन है और कॉन्जुगेट के अगेंस्ट में जो मिली वो कम थी। एग्जाम्पल्स ऑफ हेप्टेन्स की बात करें, सम इम्पोर्टेंट हेप्टेन्स आर डाइनाइट्रोफिनोल एमिनोबेंजीन, ऑर्थो एमिनोबेंजोइक एसिड, मेटा एमिनोबेंजोइक एसिड एंड पैरा एमिनोबेंजोइक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेप्टेन्स के। मैनी बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट सब्सटेंस विच कैन फंक्शन एज हेप्टेन्स आर, ड्रग्स भी हो सकते हैं जैसे पेनिसिलिन, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेप्टेन्स के। तो अपन बात करें कि हेप्टेन्स का रियल लाइफ में क्या यूज है। अपन ने अभी जो लास्ट स्लाइड में देखा कि हेप्टेन्स को किसी कॉन्जुगेट प्रोटीन के साथ अटैच करा के उनके अगेंस्ट में अपन किसी भी पर्टिकुलर हेप्टेन के अगेंस्ट में अपन एंटीबॉडी रेज कर सकते हैं, लेकिन ये कई बार हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है, लेकिन इम्यूनोलॉजिस्ट का एक फेवरेट टूल भी है ये। इट कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल एंड एंजाइम मल्टीप्लाइज इम्यूनोलॉजी टेक्निक। इसमें हेप्टेन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेगनेंसी किट में हेप्टेन्स का बहुत बड़ा रोल है। HCG जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज रेज कर ली जाती हैं और वो उन एंटीबॉडीज़ को जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप है उसमें अटैच कर दी जाती हैं। जब यूरिन की ड्रॉप उस पर डालते हैं, अगर यूरिन में HCG होता है तो उसके साथ बाइंडिंग करके अपने को एक लाइन शो होती है जो प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म करती है। तो वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए से हेप्टेन्स और भी बहुत जगह यूज किए जाते हैं। सो ये था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।